हेडलाइन समझ लेंगे हम लोग कि अम्ल, भस्म और लवण क्या है। ठीक है, तो अम्ल, अम्ल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एसिड। ये क्या है? बेस। ये क्या हो गया? साल्ट। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है और लवण क्या होता है। तो यहाँ पर समझो, लिखना अभी नहीं है, बस समझना है पहले। ठीक है, अम्ल यानी एसिड। ध्यान दो, अम्ल वही होगा जिसका जलीय विलयन, क्या चीज? जलीय विलयन स्वाद में, क्या चीज में? स्वाद में खट्टा होगी। क्या होगी रे? खट्टा। ठीक है, अम्ल जब भी बनता है तो यह दो या दो से अधिक तत्व मिलकर ही बनता है, इसलिए इसको यौगिक कहा जाता है। यानी अम्ल एक क्या है? यौगिक है। अम्ल क्या है? एक यौगिक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहीं पे समझो, तो एग्जाम्पल की क्या चीज? हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है ना। ये क्या है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। यानी जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिला तो क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसलिए कहा जाता है अम्ल क्या है? एक यौगिक है। अम्ल का जो भी जलीय विलयन होगा वो स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। और स्वाद में खट्टा होगा, मान लो कुछ ऐसे, अब जैसे जो खाने वाला अम्ल है उसको न चख कर पता कर लेंगे कि ये स्वाद में खट्टा है। और जो मान लो खाने वाला अम्ल नहीं है, जो काफी खतरनाक है, जो हाथ के त्वचा पे पड़ने पर भी क्या होगा? जला देता है। शरीर के कोई भी हिस्सा पे पड़ेगा तो जल जाएगा। तो उसको कैसे जांच करेंगे? तो उसको एक स्केल के द्वारा जांच किया जाता है। किसके द्वारा? स्केल के द्वारा। उस स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। तो जिस अम्ल के जलीय विलयन 7 से कम होगा, क्या चीज? 7 से कम। जिस अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो समझ जाएंगे वो भी क्या है? अम्ल है। अर्थात बोलने का मतलब हो गया कि अम्ल का पीएच मान क्या होती है? 7 से कम होती है। अब जैसे बहुत सारा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं क्या चीज? नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। अब ये नाइट्रिक अम्ल थोड़ा घातक होता है, बैटरी उटरी में यूज किया जाता है। इसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटरी अम्ल। पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में कि बैटरी अम्ल क्या होता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बैटरी अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो बैटरी में उपस्थित अम्ल को ही बैटरी अम्ल कहते हैं, जो क्या होती है? नाइट्रिक अम्ल। अर्थात नाइट्रिक अम्ल को ही क्या बोलेंगे? बैटरिक अम्ल। ठीक है, तो याद रखना, इस तरह के अम्ल को क्या किया जाता है? पीएच स्केल पे डालकर देखा जाता है। अगर पीएच स्केल पे अगर इस तरह के अम्ल को डाल रहे हैं और वह अम्ल अगर 7 से कम हो जा रहा है तो समझ जाएंगे वो क्या है? अम्ल। ठीक है, तो ये समझ गया। पहले क्या समझा कि अम्ल एक यौगिक है। यौगिक इसलिए बोले क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर बनता है। अम्ल का जो भी जलीय विलयन होगा वो स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा, यानी खट्टा लगेगा। और अम्ल का यानी कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसे स्वाद से न चख के, यानी कि स्वाद से न चख के उसे पीएच स्केल के द्वारा मापा जाता है। क्योंकि वो क्या होता है? ह्यूमन त्वचा के लिए, मनुष्य शरीर के लिए वो हानिकारक होता है। जो किसी भी अंश पे, किसी भी हिस्सा पे पड़ने पे उसे क्या करता है? जला देता है। तो उसको क्या चीज के द्वारा? एक स्केल के द्वारा जो है सो डिनोट, ये जांच किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल। तो अगर पीएच स्केल पे अगर किसी जलीय विलयन को डाले, वो डालने पे 7 से कम हो गया तो समझ जाएंगे वो क्या है? अम्ल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल भी थोड़ा उतना हानिकारक नहीं होता है, फिर भी सल्फ्यूरिक अम्ल को किसके द्वारा माप सकते हैं? पीएच स्केल के द्वारा। यानी H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दिक्कत है। तो ये सब जो है सब क्या है? अम्ल है। तो ये तो अम्ल का इतना गुण समझ गया। अम्ल का एक और गुण समझोगे कि अम्ल जो है वो तुमको तत्व के साथ, तत्व में खासकर धातु के साथ, किसके साथ? धातु के साथ जब अभिक्रिया करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? अभिक्रिया। अभिक्रिया तो जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर नए तत्व का निर्माण करता है, जिसका गुण पहले वाले तत्व से क्या हो? भिन्न हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया। और जब भी किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलता है तो वो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाता है। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी तत्व मिलकर नए तत्व का निर्माण करेगा, नए तत्व का गुण पहले के तत्व के गुण से भिन्न रहेगा, उसी को हम लोग अभिक्रिया कहेंगे।
कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से जब अम्ल को तत्व के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो यह आपस में अभिक्रिया कर क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये इसका क्या है? मेन पॉइंट है, याद रखना, मुक्त करता है। प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल के लिए समझो। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखोगे? तो यहाँ पे ले लेते हैं HCl। HCl को किसके साथ करवाओ? क्या समझा रहे हैं? एसिड। एसिड का तुमको लास्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा था कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। एग्जाम्पल के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है रे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं समझ में आवे तो पूछ लेना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसी भी तत्व के साथ, यानी खासकर धातु में, तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, धातु की बात कर रहे हैं। धातु भी एक तरह से क्या है? तत्व ही है, क्योंकि तत्व को टोटल कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में कौन कौन? तो धातु, अधातु और उसके बाद क्या चाहिए? मिश्र धातु। ये किसके आधार पे? भौतिक गुण के आधार पे। रासायनिक गुण के आधार पे इसका अलग टाइप्स होता है, ठीक है? तो उस पे हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। हम लोग किस पर है? तो भौतिक गुण के आधार पे जो तत्व का प्रकार धातु है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो उसी प्रकार एग्जाम्पल के रूप में HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब लोहा के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो यह लोहा इस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? FeCl यानी फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड प्लस क्या बना? तो प्लस बना H2 यानी हाइड्रोजन गैस। क्या बना रहे? हाइड्रोजन गैस। तो देख रहे हो ना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। मुक्त हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि अम्ल धातु से जब अभिक्रिया करता है ना तो तुमको उत्पाद के रूप में, उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जो प्राप्त देगा ना, जो रिजल्ट देगा ना, उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे। उसी उत्पाद के रूप में गैस निकलता है हाइड्रोजन। इसलिए कहा जाता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रॉब्लम है? याद रहेगा। एग्जाम्पल के लिए HCl प्लस क्या चीज? Fe। जब अभिक्रिया किया तो क्या निकाला? फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। क्या बना उस पे फोकस नहीं करना है, कौन सी गैस निकल रहा है उस पे फोकस करना है। प्रॉब्लम है? उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं 2। CH3COOH। ये क्या है? सिरका। सिरका। तो सिरका को जब लोहा के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या बनता है? बनाओ इसका अभिक्रिया करवाओ। तो यह बनाएगा, सबसे पहले तुमको इसको पकड़ाओ। क्या पकड़ाओगे? तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन सबसे पहले क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया? CH3। अब यहाँ पे आ गया COO और यहाँ पे हल ट्वाइस Fe। ठीक है? प्रॉब्लम है? तो ये यहाँ पे भी देख रहे हो कि क्या मुक्त हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो पॉइंट के रूप में याद रखना कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इतना कुछ से डिफिनेशन बना लेना है, बाकी जो बचेगा उसको नोट में रख देना। अम्ल एक ऐसी यौगिक है, ध्यान से देखो, अम्ल एक ऐसी यौगिक है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होती है। ध्यान से समझो, अम्ल एक ऐसी यौगिक है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होती है तथा जो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस तरह के यौगिक को ही क्या कहते हैं? अम्ल। कहाँ से बनाए हैं? तो एक तो ये पॉइंट से बनाए हैं। अम्ल एक ऐसी यौगिक है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होती है? खट्टा होती है तथा जो धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह के यौगिक को ही क्या कहते हैं? अम्ल। अब बाकी जो बचता उसको नोट में कर दो। नोट में क्या करेगा कि अम्ल का pH मान 7 से कम होती है। ठीक है? अम्ल जो है सो एक यौगिक होती है। अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस। तो नोट भी बना सकते हो और डिफाइन भी कर सकते हो। जब भी डिफाइन करोगे तो 2-3 पॉइंट पकड़ कर, एक तो इस वाला पॉइंट को पकड़ लेना, एक इसको पकड़ लेना और एक इसको पकड़ लेना। तो अम्ल में बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है? नोट करो। तो
क्षेत्र में एक विद्वान थे जिसका नाम क्या था? आर्हेनियस। आर्हेनियस का कहना था कि अम्ल जो है वो जल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस देता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन देता है। अब यहाँ आयन क्या हो गया? मैंने क्या बोला? यानी आर्हेनियस का कहना था कि जितने भी अम्ल है, जितने भी अम्ल है वो जल में घुलकर, क्या चीज मेरे? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। किसका कहना था? यानी अम्ल जल के साथ जैसे ही मिलेगा, किसके साथ रे? जल के साथ, तो वो मिलते ही घुलते उसमें मिला तो वो क्या दे देगा? हाइड्रोजन आयन दे देगा। अब रही ये आयन क्या है? आयन क्या है? आयोन, इसको आयोन कहा जाता है। तो आयोन क्या है? तो जो तुमको एनोड और कैथोड दोनों से मिलकर बनता है। एनोड का मतलब होता है तुमको ऋणात्मक, क्या होता है? ऋणात्मक। और कैथोड का मतलब होता है तुमको धनात्मक। अब ऋणात्मक, ये धनात्मक क्या होगा? किसे हम ऋणात्मक यानी ऋणायन कहेंगे। इस ऋणायन, ये इसमें आयन लग गया तो ये क्या बन जाएगा? ऋणायन। क्या बन जाएगा रे? ऋणायन। और ये क्या बन जाएगा? धनायन। ध्यान से समझो। अब जो तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में, अब जितने भी तत्व हैं सब अपना अपना एटम ऑर्बिट बनाएगा ना रे। एटम ऑर्बिट बोलने का मतलब हो गया परमाणु कक्ष। तो जितने भी तत्व है जिसका परमाणु कक्ष अक्ष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो तो वो हमेशा धनायन ही कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्यान से समझो। जितने भी तत्व है, टोटल कितना? 118 तत्व है। कितना? 118 क्या है? तत्वों की संख्या है। टोटल अभी तक जो तत्व की संख्या है वो कितना है? 118। अब 118 तत्व के जो एटम ऑर्बिट बनेगा, परमाणु कक्ष बनेगा, उस परमाणु कक्ष के अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 आवे, 2 आवे या 3 आवे तो समझ जाएंगे कि वो सब तत्व क्या है रे? धनायन वाले तत्व है। और जब तत्व धनायन होता है धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। अर्थात धातु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 1, 2, 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया गया है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है वो तो हम आगे भी पढ़ाएंगे, और जो पीछे पढ़ा चुके हैं उसको भी रिवीजन करके रखेंगे। अब जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में, यानी जिस तत्व के परमाणु कक्ष के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो तो वो हमेशा क्या कहलाती है? ऋणायन कहलाती है। और ऋणायन वाले तत्व को हम लोग अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं रे? अधातु। ध्यान से समझते जाओ बच्चा। यहाँ पे लेसन 3 भी हम क्लियर करवा रहे हैं। लेसन 3 में तो ये सब पढ़ाएंगे ही, पर साथ में अभी कुछ इंट्रो ले लो ताकि लेसन 3 में पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो। दिक्कत है तो क्या आयन समझा? यानी आयन जो होता है वो 2 तरह से होता है, ऋणायन और क्या चीज? धनायन। यानी ऋणायन और धनायन मिलके ही क्या बनाते हैं? आयन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा? धनायन होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। अरे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या 1 होता है ना रे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 1। हम तुमको यहाँ पे बताए हैं कि धनायन वही कहलाएगा जिसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होगा। तो बताओ ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो क्या इसको हम हाइड्रोजन धनायन बोल सकते हैं? यानी कि अम्ल जल में घुलकर हमेशा हाइड्रोजन धनायन ही बनाता है, वो ऋणायन नहीं। मतलब ये हाइड्रोजन आयन बनेगा, सूक्त बताने का कार्य कौन किया? आर्हेनियस। किसने बताया? आर्हेनियस। कोई दिक्कत है? फॉर एग्जांपल क्या चीज? CH3 COOH, यानी सिरका को जब क्या चीज में? जल में मिलाएं, तो जल में मिलाएं तो ये H2 हाइड्रोजन आयन बना दिया। क्या बना दिया? हाइड्रोजन आयन। प्लस यहाँ पे क्या बना दिया था? COOH
ऋणायन, सॉरी CH3 CH3COO ऋणायन। यहाँ से ये वो हाइड्रोजन निकल गया ना, जल में घुलते ये टूट कर क्या हुआ, दो हिस्सों में बटा, जिसमें से हाइड्रोजन अलग, बाकी जो उसके अंदर के जो भी यौगिक था वो सब क्या हो गया, अलग हो गया। प्रॉब्लम है। तो इसका पहला सेंटेंस तुम लोग को लिख लेना है, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्राप्त करता है, अर्थात देता है, अर्थात देता है। कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे कर रहे हैं, इसको भी समझ लेना आयन क्या है, ठीक है, नोट कर लेना। थर्ड नंबर एग्जांपल क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो H2SO4, तो SiO4 को जब वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, H2, ठीक है, और प्लस क्या बना देगा, SO4, और उसके बाद 2 ऋणायन। समझा? अरे क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, सल्फर को ले रहा है। तो सल्फर को ले रहा है तो यहाँ पे इसके पास जो ऑक्सीजन के पास जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो 6 जो होगा तो 1 2 3 4 5 6 2 खाली होगा ना, इसलिए यहाँ +2 लिखा है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तू सब उतना भी मत समझो, बस खाली यहाँ पे देखो कैसे बन रहा है, बस जो दिखे उसको अलग कर देना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन और क्या दिया, सल्फर, और सल्फर दिया, यानी सल्फेट बनाया। क्या बनाया, सल्फेट। तो जो हाइड्रोजन होगा वो धनायन होगा, जो उसके बाद का जो अवयव बनेगा वो हमेशा क्या होगी, ऋणायन होगा। तो याद रखना कि जल में ये अम्ल जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन तो बनाती है, साथ में जो उसके साथ अवयव बनता है वो क्या होती है, ऋणायन होती है। नोट करो। केमिस्ट्री में ज्यादा उपयुक्त है कि